वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय 9 यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश को किरण माना गया, उसके बाद उसको तरंग माना गया, उसके बाद विवर्तन की घटना के बाद प्रकाश को तरंग और कण दोनों माना गया था। उसके बाद हमने समतल दर्पण पढ़ा था। आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं बच्चों, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और साथ ही इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कुछ सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे उनको भी हल करेंगे। इस वाले वीडियो के अंदर हम गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में सीखेंगे। साथ ही कुछ परिभाषाएं हैं जैसे वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, मुख्य एक्स, ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं देखेंगे। साथ ही प्रतिबिंब के जो नियम है 4 वो भी पढ़ेंगे हम। उसके साथ अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो कुछ सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम हल करेंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो यानी जो सीरीज चल रही है विज्ञान की, अगर वो पूरी देख लें तो फिजिक्स के अंदर आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का पहला टॉपिक है बच्चों गोलीय दर्पण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समतल दर्पण पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था बच्चों, एक दर्पण था, बिल्कुल सीधा है यानी समतल है, एक तरफ पॉलिश कर दी, दूसरी तरफ का पृष्ठ क्या होता है बच्चों, परावर्तक पृष्ठ होता है। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी जो गोलीय दर्पण है ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक तो उत्तल, दूसरा अवतल। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, यानी अगर मैंने इसको गोला बना दिया, पहले वाला तो क्या था, समतल था, अगर मैंने इस प्रकार से गोला बना दिया और उसके या तो अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं या बाहर की ओर कर दूं, अगर मैंने अंदर की ओर पॉलिश करी और परावर्तक पृष्ठ उसका बाहर की ओर वक्रित है यानी बाहर की ओर दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, उत्तल दर्पण कहलाएगा। इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो, वक्रित हो, वो क्या कहलाएगा बच्चों, अवतल दर्पण कहलाता है। हमने इसके दोनों पार्ट हैं यानी उत्तल और अवतल दोनों को समझ लिया है। चलो अब आगे का देखते हैं हम। इसके आगे की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिसको हमें बहुत ही जरूरी है याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। पहला है गोलीय दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र C कहलाता है। चलो इसको हम डायग्राम से बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया बच्चों, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये हमने क्या बना दिया, एक अवतल दर्पण। कैसे पता चला बच्चों कि ये अवतल दर्पण है, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, क्या कहलाएगा बच्चों, अवतल दर्पण कहलाएगा। चलो नाम भी लिख लेते हैं, क्या नाम हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण हो गया। पहली परिभाषा थी, अगर मैं इस बिंदु को ऐसे मिला दूं गोले को, तो ये क्या बनेगा, एक प्रकार का वृत्त बनेगा यानी गोला बनेगा। तो इसका जो केंद्र होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, यानी गोलीय दर्पण का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरी परिभाषा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी ये जो परावर्तक पृष्ठ है यानी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है इसका जो केंद्र है इसको बच्चों हम किससे बोलते हैं, P से लिखा जाता है, और इसको हम क्या नाम देंगे, ध्रुव नाम देंगे। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी ये जो वक्रता केंद्र है और P क्या है, ध्रुव है, इनके दोनों की जो बीच की दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या यानी R से लिखते हैं। अगली परिभाषा है बच्चों, ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी ये जो C है और P को मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये वाला, यानी वक्रता केंद्र और P को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा तो मुख्य अक्ष कहलाती है, C तथा P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगली परिभाषा है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसको मुख्य फोकस यानी F से लिखते हैं। चलो डायग्राम से समझते हैं। अगर मान लो कि प्रकाश की कोई किरण है,
जो क्या है बच्चों मुख्य अक्ष के तो क्या है समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये इसके समानांतर है। परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों इसका नाम, मुख्य फोकस, और फोकस बिंदु भी कहते हैं इसको, फोकस बिंदु। ये क्या हो गया बच्चों, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु हो गया। उसके बाद अगली परिभाषा देखते हैं बच्चों। अगली परिभाषा है हमारे पास, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब हो गया बच्चों, अगर हमारे पास ये जो F है और P है, यानी मुख्य फोकस और P यानी ध्रुव के बीच की दूरी को हम स्मॉल f यानी फोकस दूरी लिखते हैं। यानी F का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, फोकस दूरी। अगर कैपिटल F है तो मुख्य फोकस हो जाएगा, और स्मॉल f है तो फोकस दूरी कहलाती है। अगली परिभाषा है बच्चों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किनारों को द्वारक कहते हैं। यानी ये जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, यानी ये वाला जो पृष्ठ है, इसके जो किनारे हैं यानी M और N, इनको किससे लिखते हैं बच्चों, द्वारक। यानी M N क्या कहलाएंगे, इसके द्वारक कहलाते हैं। चलो बच्चों सारी परिभाषाएं एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, ये एक अवतल दर्पण है। हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण यानी ये जो दर्पण है, ठीक है, इसका जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, C कहलाता है। यानी C यानी वक्रता केंद्र। जो गोलीय दर्पण है इसका केंद्र क्या कहलाएगा बच्चों, वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका केंद्र क्या कहलाएगा बच्चों, ध्रुव कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो गया। उसके बाद C तथा P को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है बच्चों, मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि C तथा P के बीच की दूरी क्या कहलाती है बच्चों, R यानी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती उसको यानी F यानी मुख्य फोकस कहते हैं। क्या नाम रहेगा बच्चों, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु रहेगा। F तथा P के बीच की दूरी को हम F यानी फोकस दूरी का नाम दिया गया था। परावर्तक पृष्ठ के जो किनारे हैं उनको हमने क्या दिया था बच्चों, जो M N है वो क्या कहलाएंगे, द्वारक कहलाते हैं। इस प्रकार हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके अंदर हमने सारी चीजें पहले से बना रखी है। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। उसके बाद ये हमने एक काल्पनिक रेखा खींची जिसको हमने क्या नाम दिया, मुख्य अक्ष। इसका केंद्र क्या कहलाएगा बच्चों, C यानी वक्रता केंद्र कहलाएगा। उसके बाद P क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा बच्चों, ध्रुव कहलाएगा। C तथा P के बीच की दूरी R यानी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। F तथा P के बीच की दूरी छोटा f है जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के जो किनारे हैं M N वो क्या कहलाएंगे बच्चों, द्वारक कहलाते हैं। चलो इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, ये हमें बिल्कुल याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी का मतलब जो प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करने का काम करता है, यानी वह दर्पण जो प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद एक जगह एकत्रित करने का काम करता है वह अभिसारी दर्पण कहलाता है। अपसारी का मतलब वह दर्पण जो परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणों को क्या करता है बच्चों, फैलाने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, अपसारी दर्पण। अभिसारी जो प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है, अपसारी जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है वो क्या कहलाता है, अपसारी और अभिसारी दर्पण कहलाता है। अगला है R यानी वक्रता त्रिज्या, F यानी फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है बच्चों, वक्रता त्रिज्या यानी R, फोकस दूरी यानी F। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। अगर हमें F का मान निकालना हो तो R के नीचे ले जाएंगे, 2 गुणा में किस में चला जाएगा बच्चों, भाग में। यानी R बराबर 2F है, F का मान निकालना है तो 2 गुणा में तो किस में चला जाएगा बच्चों, भाग में चला जाएगा। यानी जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है, या दूसरी भाषा में कहें तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमें
पता होने चाहिए। पहला है आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजरती, यानी कहाँ से गुजरेगी, वो ऐप से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होती है। आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष से गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखो दोनों बिंदु एक दूसरे के अपोजिट है। पहले में बोला कि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, ऐप से। दूसरे में बोला है अगर वो ऐप से आ रही है तो क्या होगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। दूसरा, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के बाद भी वो वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी, यानी सी पे आ रही तो सी से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। आपतित किरण ध्रुव पर आती है तो उसी कोण के साथ क्या हो जाती है बच्चों, परावर्तित हो जाती है। चलो हम इसको डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अगर फिजिक्स के अंदर हमें डायग्राम अच्छे से पता है और फॉर्मूले अच्छे से पता है तो हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला नियम था बच्चों, अगर कोई प्रकाश की किरण, चलो पहले हम बना देते हैं, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ हो गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों सी, ये क्या हो गया पी हो गया। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, पहला नियम हो गया। दूसरा था अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है बच्चों, एफ से होके आ रही है तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखो ये आ रही कहाँ से आ रही है, एफ से आ रही है तो परावर्तन के बाद समानांतर हो गई। पहले वाले में अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है तो कहाँ से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, यानी दो नियम हो गए। तीसरा क्या था, अगर कोई प्रकाश की किरण सी से आ रही है, यानी मान लो ये दर्पण है, अगर सी से आ रही है तो क्या होगा, परावर्तन भी किससे होगा, उसका सी से ही होगा, यानी जिस दिशा से आ रही है 90 डिग्री से आ रही है तो 90 डिग्री पे क्या होगी, वो परावर्तित हो जाएगी। चौथा नियम है, अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है, मान लो ये कितने डिग्री पे आ रही है बच्चों, ये 30 डिग्री पे आ रही है तो परावर्तन भी कितने डिग्री पे होगा, उसका 30 डिग्री पे ही होगा, यानी जितने डिग्री पे वो आ रही है उसी कोण पे वापस लौट जाती है। ये कौन सा नियम हो जाएगा, चौथा नियम हो जाएगा परावर्तन का। चलो एक बार वापस समझ लो, पहला नियम था मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद एफ से गुजरेगी। दूसरा नियम है अगर वो एफ से होके आ रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तीसरा नियम है अगर सी पे आपतित हो रही है तो परावर्तन भी किस पे होगा, सी पे ही होगा। चौथा नियम है अगर आपतित किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है, यानी सीधी कहाँ पर आ रही है, वो पी पे आ रही है, तो अगर मान लो वो 30 डिग्री से आ रही है तो वापस कितने डिग्री के कोण पे जाएगी, वो 30 डिग्री के कोण पे ही परावर्तित होगी। अब हम इन चार प्रतिबिंब के नियम की सहायता से हम अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनेंगे उनको हल करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से हम उनके डायग्राम बना सकते हैं। अगर हमको चारों नियम बहुत अच्छे से पता है तो ये डायग्राम बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। देखो हमारे पास कितनी चीज़ें यहाँ पे, जो वस्तु है उसको ही हम किससे जानते हैं, बिंब से जानते हैं। एक क्या बनेगा हमारा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। एक चीज़ होगी हमारे पास वास्तविक और एक चीज़ होगी हमारे पास आभासी। दो बिंदु ये हो गए। इसी प्रकार एक होता है उल्टा और एक होता है बच्चों सीधा। एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा, यानी सारे पॉइंट हमें पता होना चाहिए। जो भी वस्तु है यानी वो तो क्या कहलाती है, बिंब। जो उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे या दर्पण के आगे वो क्या हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब, यानी उसका छायांकित भाग जो हमें दिखाई देता है। अगला है वास्तविक और आभासी। अगर दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है यानी कहीं पे मिल जाती है तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा बच्चों, वास्तविक बनेगा। अगर वो एक दूसरे को नहीं काटती है तो क्या बनेगा बच्चों, आभासी बनेगा। उल्टा और सीधा, इसका मतलब है अगर मुख्य अक्ष है, ये वाली लाइन क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष है, अगर इस वाली लाइन पे काट रही है या इसके नीचे काट रही है तब तो उल्टा होगा, और मुख्य अक्ष के अगर ऊपर काट रही है तो क्या होगा बच्चों, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। सबसे पहले बोला वस्तु कहाँ पर है बच्चों, जब अनंत पर हो, यानी ये क्या चीज़ हमारे पास अनंत है, यानी इन्फिनिटी पे कोई वस्तु पड़ी है। वस्तु कितनी बड़ी है, ये 2 सेंटीमीटर की है। जब भी हमें प्रतिबिंब बनाने हैं हमें क्या करना है, ये जो फोकस दूरी है ये मैंने कितनी ली, 1 सेंटीमीटर की दूरी है। ऐसे 1 सेंटीमीटर पे क्या होना चाहिए, सी यानी वक्रता केंद्र होना चाहिए। जितनी दूरी P और F के बीच में है उतनी ही दूरी हमें F और C के बीच में रखनी है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है तो वस्तु भी कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की।
उसके बाद हमने जो नियम पढ़े, पहला नियम क्या था, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। इसी प्रकार नीचे वाले में भी मुख्य अक्ष के समानांतर है, कहाँ से गुजर रही बच्चों, एफ से गुजर रही है। यानी दोनों चीजें क्या हो गई, पहले नियम पर आधारित हो गई। उसके बाद वस्तु तो कहाँ पर है बच्चों, अनंत पर है, एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, एफ पे काट रही है, यानी प्रतिबिंब का बनेगा उसका एफ पे बनेगा। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। उसके बाद इस लाइन के ऊपर या नीचे काट रही है तो क्या बनेगा बच्चों, उल्टा बनेगा, ये भी देख लिया। वस्तु से बहुत छोटा होगा, यानी वस्तु तो इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब एक बिंदु के आकार का, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। चलो वापिस समझो, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, काटा कहाँ पर इसने, एफ पर, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। वस्तु तो इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, यानी वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। इस लाइन के नीचे बन रहा है यानी उल्टा होगा। एक दूसरे को काट रही है यानी क्या होगा, वास्तविक होगा। वस्तु बड़ी है, ये डॉट के प्रकार का है, यानी वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। दूसरा नियम देखते हैं, जब वस्तु सी से परे हो यानी सी से थोड़ी सी दूर हो, यानी ये बिंदु सी है, सी से थोड़ी सी दूर हो, यानी वस्तु क्या हो गई, सी से परे हो गई। ठीक है, इन्फिनिटिव यानी अनंत पे नहीं है वस्तु इस बार। ठीक है, जिसको हम बिंब के नाम से भी जानते हैं। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समानांतर है तो कहाँ से गुजरेगी, एफ से। दूसरा नियम था बच्चों कि अगर वो एफ पे आ रही है तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमने पहला नियम और दूसरा नियम दोनों का ये उपयोग किया है। उसके बाद देखो, ये वस्तु इतनी बड़ी है, एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है बच्चों, इस वाली जगह पे काट रही है, यानी सी और एफ के बीच में काट रही है। यानी वस्तु तो सी से परे है, प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या होगा बच्चों, वास्तविक होगा। इसी लाइन पे या इस लाइन के नीचे की ओर है तो क्या होगा बच्चों, उल्टा होगा। और वस्तु तो इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब उससे छोटा है, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। अगला है बच्चों, वस्तु जब किस पर हो, सी पर हो, यानी वस्तु कहाँ गई, अब सी पे आ गई, ये वस्तु है हमारी। पहला नियम था मुख्य अक्ष के समानांतर है तो कहाँ से गुजर रही है, एफ से गुजर रही है। दूसरा नियम है अगर एफ से होकर गुजर रही है तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। कहाँ पे काट रही है दोनों किरणें, इस जगह काट रही है, यानी सी पे काट रही है। वस्तु भी सी पे है, प्रतिबिंब भी किस पे बनेगा, सी पे ही बनेगा। वास्तविक यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा। उल्टे का मतलब क्या हो गया बच्चों, इस लाइन के नीचे काट रही है, इसका मतलब उल्टा हो गया। वस्तु जितनी बड़ी है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा है, यानी वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। अगला चौथा नियम है, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, सी और एफ के बीच में हो, यानी वस्तु कहाँ पड़ी है, सी और एफ के बीच में है। ये वस्तु कहाँ पर है बच्चों, सी और एफ के बीच में। पहला नियम मुख्य अक्ष के समानांतर है तो एफ से गुजरेगी। दूसरा नियम है एफ से आ रही है तो कहाँ हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। काट कहाँ पर रही है, ये थोड़ा सी के परे है, यानी प्रतिबिंब का बनेगा, सी के परे बनेगा। वस्तु कहाँ पर थी, सी और एफ के बीच में थी। वास्तविक यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो बच्चों वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब। उल्टा यानी इस रेखा के नीचे काट रही है तो क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। वस्तु तो इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगला है जब वस्तु एफ पर हो, वस्तु कहाँ पर है बच्चों, अब एफ पर आ गई। पहला नियम मुख्य अक्ष के समानांतर है तो एफ से गुजरेगी। उसके बाद हमने जो तीसरा नियम पढ़ा था, अगर कोई प्रकाश की किरण सी से होकर गुजर रही है, यानी मान लो ये 90 डिग्री पे आ रही है तो परावर्तित भी उसी जगह ही होगी, यानी सी से आ रही तो वापस किस पे चली जाएगी, सी पे ही चली जाएगी। अब ये रेखा थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, ये बहुत एक दूसरे के समानांतर होगी, यानी ये नीचे कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगी बच्चों, प्रतिच्छेद करेगी ही करेगी। तो देखो वस्तु कहाँ पर पड़ी है, एफ पर, यानी हमें पता नहीं है कहाँ पर काटेगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पर बनेगा। एक दूसरे को काटेगी काटेगी यानी क्या बनेगा बच्चों, वास्तविक बनेगा। इस लाइन के नीचे है यानी मुख्य अक्ष के नीचे है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब पता नहीं कहाँ पे काटेगी, इसका मतलब वस्तु से क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। ये जो 5 नियम थे इसके थे अवतल दर्पण के, इन सब के अंदर तो हमने वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देखा। जो अब इसका अगला है, यानी जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, जब वस्तु इन दोनों के बीच में आ जाएगी
तो उसका जो डायग्राम है वो कुछ अलग ही बनेगा और प्रतिबिंब बनने का जो नियम है वो कुछ अलग ही होगा। चलो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। जब वस्तु P तथा F के बीच में हो, ये हमारा F है, ये P है, इसके बीच में क्या हो, वस्तु हो, बिल्कुल बीच में लेनी है हमें, ये वस्तु पड़ी है। पहला नियम हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर है तो कहाँ से गुजरेगी, F से गुजरेगी। ये वाला नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। ये वस्तु पड़ी है, मान लो ये वस्तु यहाँ पड़ी है, ठीक है। उसके बाद C वाला यानी तीसरा नियम है, मुख्य अक्ष के समानांतर है कोई प्रकाश की किरण तो क्या होगी, C से ही गुजरेगी। उसके बाद ये वस्तु पड़ी है, ये मानो इसने यहाँ पे टच किया, यानी दोनों रेखाओं को मैं मिलाऊं तो क्या बनेगा। पहले वाले नियम में तो क्या था, सारी चीजें दर्पण के इधर ही बन रही थी प्रतिबिंब, अब क्या होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी जब भी पीछे बनेगा तो हम क्या कहेंगे बच्चों, आभासी या काल्पनिक। इसके दो नाम है, दोनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हो। और इसके ऊपर कट रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सीधा भी बनेगा और आभासी भी बनेगा। वस्तु F और P के बीच में है, प्रतिबिंब का बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी है क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, ऊपर की ओर है, इसका मतलब सीधा हो गया। और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। वस्तु तो इतनी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु से बड़ा होगा। चलो अब इनका ओवरव्यू ले लेते हैं हम एक साथ। जब वस्तु यानी बिंब की स्थिति यानी वस्तु कहाँ पर पड़ी थी, उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, साइज कितनी होगी यानी छोटा बड़ा कितना होगा, और प्रकृति क्या होगी यानी वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा। जब वस्तु अनंत पे थी तो कहाँ बन रहा था हमारा, F पे काट रही थी, वस्तु से छोटा होता है और बिंब की साइज का होगा। वास्तविक और क्या होगा बच्चों, उल्टा होगा। C से परे हैं यानी F और C के बीच में बनेगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, वास्तविक भी होगा और उल्टा भी होगा। यानी जो पहली 5 स्थितियां हैं उनके अंदर हमेशा उल्टा और वास्तविक होगा, लास्ट वाली में आभासी होगा। अगर वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब भी C पे ही बनेगा और समान साइज का होगा यानी बराबर होगा। जब वस्तु, देखो यहाँ पे एक चीज अगर आपने नोट की तो ये जो 3 चीजें हैं ये सेम चीज नीचे वाले के अंदर है। जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था बच्चों, F पे बन रहा है। अब वस्तु कहाँ पे आ गई, देखो C और F के बीच में आ गई तो कहाँ पे बनेगा, वो C से परे बनेगा। यानी अगर F और C के बीच है तो ये वाला हो जाएगा। F पर है यानी वस्तु अब F पे आ गई तो कहाँ पे चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। जब वस्तु P तथा F के बीच में आ गई तो दर्पण के क्या बनेगा बच्चों, पीछे बनेगा, यानी प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एग्जाम में 100% 4 नंबर का क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। अभी तो हमने दर्पण पढ़ा है अवतल, अब हम उत्तल के भी 2 डायग्राम बनाना सीखेंगे। साथ ही जब हम लेंस पढ़ेंगे उसके अंदर भी हमें सेम चीजें वापस पढ़नी है और ये 6 के 6 डायग्राम बनाना सीखना है। अगला है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण का मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ का हो बच्चों, बाहर की ओर वक्रित हो, यानी बाहर की ओर हो गया। अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, अंदर की ओर क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ नहीं होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। पहला नियम है, इसके अंदर सारी चीजें दर्पण के पीछे ही होगी। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। मान लो यहाँ पे कहीं वस्तु पड़ी है, अनंत पर है हमारे पास वस्तु, ठीक है। ये प्रकाश की किरण गई, क्या होगी, इससे टकराकर वापस किसी और दिशा में लौट जाएगी, यानी जिधर प्रकाश की किरण जाएगी परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट गई, ये भी उसी दिशा में लौट गई। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊं दर्पण के पीछे तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी, यानी कहाँ पर मिलेगी, दोनों किरणें F पे मिलेगी। तो दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ पे बनेगा बच्चों, F पर बनेगा, आभासी और सीधा। क्योंकि अगर दर्पण के पीछे बन रहा है, अगर एक दूसरे को काट रही है तो आभासी हो गया, और क्या हो जाएगा बच्चों, दर्पण के पीछे सीधा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, यानी वस्तु तो इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब एक बिंदु के आकार का, तो क्या होगा बच्चों, वस्तु से छोटा होगा। अगला है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में आ गई वस्तु, उसके बाद क्या होगा, प्रकाश की किरण टकराकर वापस कहीं और दिशा में लौट गई। ठीक है, वस्तु यहाँ पड़ी है, यानी एक तो इस वाली लाइन को मैंने मिलाया, यानी जो कोई वस्तु, जो तीसरा नियम था वो क्या था, C से आ रही तो C पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये वस्तु टकराने के बाद इधर चली गई, या अगर मैं इन दोनों लाइनों को मिलाऊं तो कहाँ पे काट रही है, वो P और F के बीच में काट रही है, यानी प्रतिबिंब का बनेगा P और F के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा होगा। वस्तु तो इतनी बड़ी है, ये इतना सा बन रहा है तो वस्तु से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। पर्दे के पीछे बन रहा है तो आभासी और सीधा होगा, और दर्पण के क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, और वस्तु कहाँ पर है बच्चों, अनंत और ध्रुव के बीच में है। चलो इसको भी हम देख लेते हैं टेबल के द्वारा। बिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की
प्रकृति। जब वस्तु कहाँ पर थी बच्चों, अनंत पे थी, तो कहाँ बना था, एफ ए बना था, बहुत ही छोटा था और बिंदु की साइज का था। आभासी और सीधा तो दोनों में ही बनेगा। उसके बाद जब वस्तु कहाँ पे आ गई थी बच्चों, अनंत और पी के बीच में आ गई, तो एफ और पी के बीच में बनेगा। वस्तु से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा, आभासी और क्या होगा, सीधा भी होगा। इस प्रकार हमने जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे गोलीय दर्पण के, उत्तल और अवतल दर्पण के, वो पढ़ लिए हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कुछ सालों में, उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण से हमेशा क्या बनेगा बच्चों, आभासी भी होगा और हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो जो शुरू की 5 स्थितियां हैं उनके अंदर वास्तविक और उल्टा होगा और लास्ट वाले में आभासी और सीधा होगा। गोलीय दर्पण की त्रिज्या यानी आर, फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है बच्चों, क्या पढ़ा था हमने, F बराबर यानी R बराबर 2F है, यानी F बराबर क्या हो जाएगा, R बटे हुए 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रकाश के परावर्तन की घटना आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R के बीच में क्या संबंध है, हमने पढ़ा था आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, यानी इसका पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। अगला है, दिए गए चित्र में कोण x का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें जो x दिया है इसका मान बताना है बच्चों। आने वाली किरण, हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि I = R, यानी आपतन कोण किसके बराबर होता है बच्चों, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब I बराबर क्या होगा, R, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण हो गया, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण हो गया। यानी जितना I होगा उतना ही क्या होगा बच्चों, R होगा। I का मान अगर 30 डिग्री है तो R का मान भी 30 डिग्री ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अभिलंब है आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा बच्चों, आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण होगा बच्चों, आपतन कोण कहलाता है। प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौटने में प्रकाश किरण का लौटना क्या कहलाता बच्चों, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों, परावर्तन कहलाता है। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो यानी पार्ट 1 में समझा था। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला है बच्चों, ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, तो क्या कहेंगे बच्चों उसको हम, अगर जिसका क्या हो, अंदर की ओर वक्रित हो, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो बच्चों, ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अवतल दर्पण कहेंगे। तो सही आंसर क्या होगा इसका, अवतल दर्पण। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, यानी R का मान कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी हमें किसका मान बताना है, F का। हमने सूत्र पढ़ा था R बराबर क्या होता है बच्चों, 2F, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो R का मान कितना है, 10 है। F का मान हमें पता करना, तो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो कितना आ जाएगा 5, यानी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। अगला है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कितनी है बच्चों इस बार, 20 सेंटीमीटर है, तो हमें फोकस दूरी बतानी है। सेम चीज R बराबर क्या हो जाएगा, 2F, R का मान 20 है, तो हमें किसका मान निकालना है, F का। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 20/2, यानी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी R फोकस दूरी की होती है, तो हमने पढ़ा था R बराबर 2F, तो क्या होती है बच्चों, दोगुनी होती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में होगी। बच्चों ये अभी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला बोर्ड का, हमने वहीं से ही उठाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसने बोला है, देखो सबसे पहले हम समझ लेते, अवतल दर्पण था हमारे पास, ये हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। एक तरफ तो क्या होती है बच्चों, वस्तु होती है, एक तरफ क्या होती है बच्चों, उसका प्रतिबिंब होता है, यानी बिंब की दूरी, यानी वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी जितनी होती है उतनी क्या होती है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। यहाँ पे बोला है
दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इधर भी कितनी होगी बच्चों, 3 सेंटीमीटर होगी। हमें व्यक्ति कहाँ है, यहाँ पड़ा है, और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो 3 तो ये हो गया बच्चों, और 3 इधर हो गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। 6 सेंटीमीटर क्या मीटर में है आंसर, तो किस में आएगा बच्चों, 6 मीटर आ जाएगा, क्योंकि दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, यानी 3 मीटर है, तो पीछे की दूरी भी कितनी होगी, 3 मीटर होगी। तो इसने क्या पूछा बच्चों, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है, ये नहीं पूछा है कि हमें दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 मीटर, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है आज का अंतिम सवाल, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का मान ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो बच्चों, 32 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2023 के अंदर। चलो हम निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या होता है बच्चों, 2f होता है, यानी आर का मान कितना दिया हमें, 32 दिया है, 2 × f। तो f का मान कैसे निकालेंगे, 32 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 16 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हमने पार्ट 2 के अंदर इसके जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने गोलीय दर्पण पढ़ा था, जो क्या हो, एक प्रकार का गोला हो, यानी या तो अंदर होगा या क्या होगा, बाहर होगा। 2 प्रकार का था, एक तो था बच्चों उत्तल और एक क्या था, अवतल। उसके बाद कुछ परिभाषाएं पढ़ी, प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़े, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण से कैसे बनेगा, और साथ ही हमने कुछ सवालों को भी हल किया था। सबसे पहले हमने उत्तल दर्पण पढ़ा था, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। दूसरा नाम क्या था बच्चों, इसका अपसारी भी था। इसी प्रकार अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो उसको हमने अभिसारी बोला था। अभिसारी का मतलब जो प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करने का काम करता है, अपसारी जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। अगला हमने इसके जो 4, 6, 7 परिभाषाएं थी वो पढ़ी थी। गोलीय दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र सी कहलाता था। चलो इसको हम डायग्राम से देखते हैं। इसका दर्पण का केंद्र क्या कहलाएगा, सी, वक्रता केंद्र कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है वो ध्रुव पी कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ के जो किनारे हैं द्वारक mn कहलाते हैं। सी तथा पी के बीच की दूरी r यानी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर हो, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे गुजरती है उसको f यानी मुख्य फोकस बोलते हैं। सी तथा पी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। f तथा p के बीच की दूरी f यानी फोकस दूरी कहलाती है। अभिसारी अपसारी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने r और f के बीच संबंध पढ़ा था, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है बच्चों, 2 गुनी होती है। प्रतिबिंब निर्माण के हमने 4 नियम पढ़े थे। अगर कोई प्रकाश की किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर है तो कहाँ से गुजरेगी, f से गुजरेगी। और कोई प्रकाश की किरण f से आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरा था, अगर कोई c से गुजर रही है तो परावर्तन के बाद भी c से ही गुजरेगी। चौथा नियम था, अगर ध्रुव पे आपतित हो रही है, जितने कोण पे आपतित हो रही है उतने पे परावर्तित हो जाएगी, यानी I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। उसके बाद हमने जो अवतल दर्पण है उसके 6 नियम पढ़े थे। जब वस्तु कहाँ पे हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। उसके बाद हमने एक टेबल थी उसको पूरा डिस्कस किया था। उसके बाद हमने उत्तल दर्पण पढ़ा था, जिसके अंदर हमेशा क्या होता है, पर्दे के पीछे बनता है, यानी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा बच्चों, आभासी यानी काल्पनिक और सीधा बनेगा। उसके बाद हमने एक टेबल डिस्कस की थी। उसके बाद जो क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो हमने डिस्कस किए थे। इस प्रकार हमने पार्ट 2 के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी पढ़ ली है। अब आगे आने वाली वीडियो में हम उत्तल और अवतल दर्पण के जो उपयोग है, कहाँ पे उपयोग होते हैं वो पढ़ेंगे, और साथ ही हम इसके जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको भी हल करेंगे। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।